हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने शुंग वंश, कुषाण वंश और कौन सी वंश पढ़े थे, बोधि वंश, मग वंश, है ना। ये सारे वंश, सातवाहन वंश, ये सारे वंश हम लोगों ने कल पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो एक जल्दी से फटाफट उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज हम गुप्त वंश में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त वंश के बाद पढ़ेंगे हम औलिकर वंश, फिर चंदेल वंश। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है PSC का एग्ज़ाम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो बस जल्दी से फटाफट और क्विक रिवीजन करेंगे और सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक था, फटाफट जल्दी से बता दो। 185 से 72 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और क्या था इसमें शुंग वंश में? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? फटाफट इसको कमेंट में फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना किसकी हत्या कर दी थी। अब सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगी, तो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आ जाओ कुषाण वंश में। कौन सा वंश था कुषाण वंश? ये विदेशी वंश था। ठीक है, विदेशी वंश था और इसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल कैडिफिसिस ने की थी। लेकिन जब ये विदेशी वंश था और हम MP के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम इस वंश को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुषाण वंश का ही एक अन्य शासक था विम कैडिफिसिस, जिसके सिक्के हमें विदिशा से मिले हैं। ठीक, फिर आ जाओ मग वंश, जो कि बघेलखंड में था। ओके, फिर आ जाओ आभीर वंश, इसका संस्थापक था ईश्वर सेन। ठीक है, और इन लोगों ने कहाँ पे राज किया, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। सबसे इम्पोर्टेंट, किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, ये भी मैंने पढ़ाया है, फटाफट बताना। अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख है वो किसने खोजे थे और किसने पढ़े थे? फटाफट बता दो जल्दी से। एक क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे। तो अशोक के शिलालेख का याद आया कुछ? अशोक एक लड़का रहता है जो कि टिफिन में क्या लेके जाता है? थेपला लेके जाता है। लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है, क्या सोचता है? उसकी मम्मा उसको लंच में क्या देती है? थेपला देती है टिफिन में। लेकिन उसको क्या लगता है कि अरे काश में जो जैम्स और जेम ब्रेड, अपन ब्रेड जैम खाते हैं ना, तो उसको लगता है अरे वो जेम्स होता, ब्रेड होती, तो मैं प्रिंस जैसे नाश्ता करता, प्रिंस जैसे लंच करता। तो टिफिन थेलर ने अशोक के शिलालेख को क्या किया? खोजा, और जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था। ठीक है, कितने अशोक, ये बता दो कि जो दतिया, जो आपका सॉरी, ये तो मैंने बता दिया, गुर्जरा अभिलेख दतिया में। ठीक है, कोई नहीं, आप ये बता दो कि जो रूपनाथ अभिलेख है अशोक का, वो कहाँ पे है? ये भी आप फटाफट कमेंट में जल्दी से बताना, इसमें आंसर करना कमेंट करके। ठीक, अब और क्या पढ़ा था मौर्य काल में हम लोगों ने? कि मौर्य काल में जो पढ़ा था, कल एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी। जो अशोक पढ़ा था अपन ने मौर्य काल में, जब हम अशोक पढ़ रहे थे, तो अशोक की जो जिसने अशोक ने विदिशा के शक राजा कुमार देवी या श्रीदेवी से विवाह किया था ना। विदिशा के शक राजा की पुत्री थी कुमार देवी या श्रीदेवी, है ना, उससे उसने विवाह किया था। तो उसने क्या किया था, अपनी बीवी, अपनी जो उसकी वाइफ थी कुमार देवी या श्रीदेवी, उसकी याद में उसने एक स्मारक बनवाया था उज्जैन में, जिसका नाम क्या है? वैश्य टेकरी। वैश्य टेकरी उज्जैन में अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, किसके लिए बनवाई थी? कुमार देवी या श्रीदेवी के लिए बनवाई थी। ओके, फिर अब हम और क्या था इसमें? बौद्धकालीन स्तूप थे, मौर्यकालीन स्तूप थे, जिसमें कि हमने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था सांची का स्तूप, है ना। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। कब की थी? सन 1818 में की थी। ठीक है, सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1989 में शामिल किया गया। ओके, कहाँ पे है सांची? रायसेन में है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा काल बढ़ते हैं?
गुप्त वंश में बढ़ते हैं। ये मौर्य काल जो है, ये जो प्रीवियस क्लास थी वो वाली नहीं, प्रीवियस क्लास में मौर्य काल था। कल वाले में शुंग वंश वगैरह पढ़ाया था हमने, शुंग वंश, कुषाण वंश, है ना, और बोधि वंश, मग वंश। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। चलो चालू करते हैं। गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था संस्थापक? श्रीगुप्त। इसका सन लिख देते हैं। गुप्त वंश कब से कब तक था? तो गुप्त वंश था आपका 240 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 240 से 550 तक का था। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक था। श्रीगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? 240 से 280। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ये हिस्ट्री ही है पूरी, इतनी वास्ट है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्री है तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। ओके, श्रीगुप्त संस्थापक था, ठीक है। लेकिन हमें रीवा में, रीवा आपको पता है ना, रीवा विंध्य प्रदेश का, विंध्य क्षेत्र का एक शहर है रीवा। तो रीवा के में हमें एक सूफिया अभिलेख मिला है। रीवा से हमें एक सूफिया अभिलेख मिला है। सूफिया अभिलेख कहाँ से मिला है? रीवा से मिला है, ठीक है। तो रीवा से हमें प्राप्त सूफिया अभिलेख में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो घटोत्कच था। ये हमें सूफिया अभिलेख में मिला है, जो कि रीवा से प्राप्त हुआ है। वैसे श्रीगुप्त है संस्थापक गुप्त वंश का, लेकिन रीवा से मिले सूफिया अभिलेख में घटोत्कच का नाम है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली शासक था। जब समुद्रगुप्त दक्षिण मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहा था, जब वो दक्षिण मध्य प्रदेश नहीं, जब वो दक्षिण भारत जा रहा था, समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत जा रहा था तो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों से होते हुए गया, जैसे कि सागर, दमोह, एरंड। सागर में भी एरंड, दमोह, विदिशा से होते हुए वो गया था दक्षिण मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे जो एरंड है, जो कि सागर में है, वहाँ पे उसने क्या बनाया? एरंड में वो रुका था। वहाँ पे उसको एरंड को उसने बोला, समुद्रगुप्त ने अपनी संभोग नगरी बोला था। क्या बोला था? संभोग नगरी। किसको बोला था? एरंड को बोला था। वहाँ से उसका एक अभिलेख भी मिला है, जिसे समुद्रगुप्त अभिलेख कहते हैं। और समुद्रगुप्त के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। समुद्रगुप्त के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। और एरंड से हमें एक और अभिलेख मिलता है, जिससे हमें सती प्रथा होने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, जिसमें एरंड से ही हमें सती प्रथा होने, एक अभिलेख मिला जिसमें हमें सती प्रथा होने के साक्ष्य मिले। फिर आता है रामगुप्त। तो दुर्जनपुर विदिशा से हमें एक अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है? दुर्जनपुर विदिशा से एक अभिलेख मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे, किसको? अपने बड़े बेटे रामगुप्त को शासन दिया था, संभालना था अपने बाद, ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आपके, इन्होंने क्या किया था? शकों को पराजित किया था, ठीक है। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो हासिल करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते थे। तो शकों के आखिरी शासक, शकों के जो राजा थे, शकों में जो अंतिम शासक था रुद्रसेन तृतीय। शकों का अंतिम शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय। उसको पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों को हराया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें मालवा से एक अभिलेख मिला है। एक नहीं, मालवा से हमें 3 अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और शकों के अंतिम शासक किसको? रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है।
उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए, कुमारगुप्त प्रथम के बाद बहुत सारे आए, स्कंदगुप्त आए, ठीक है। तो ये हो गया। हमें इसमें गुप्त वंश में बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना भी वास्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म करना है। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पे पढ़ रहे हैं। हमारा मेन मोटिव MPPSC प्री है, ना कि मेंस है। हम अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा PSC के एग्ज़ाम के बाद फिर से सब चीज़ें करेंगे, लेकिन उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, उसको पूरा एकदम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर सबसे इम्पॉर्टेंट है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है। ये आता है क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर कौन सा काल का मंदिर है? तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्त काल के समय में तिगवा का विष्णु मंदिर बना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। ऑप्शन दे देगा तिगवा, अजयगढ़, उसके अलावा और भी कोई ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। अजयगढ़ का नशना कुठार कहाँ पे है? पन्ना में है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। सतना में खोह शिव मंदिर है और एक भूमरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भूमरा, नौगौद में है। सतना, नौगौद कहाँ पे है? सतना ज़िले में ही है। सतना के नौगौद में एक भूमरा मंदिर है, ये भी शिव जी का ही मंदिर है। ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। फिर धार सांची का सांची में बौद्ध मंदिर है। रायसेन है, सांची कहाँ पे है? रायसेन में है, वो भी गुप्तकालीन मंदिर है। फिर धार में बाघ की गुफाओं की चित्रकारी की गई है। क्या की गई है? बाघ की गुफाओं की चित्रकारी की गई है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? बाघ की गुफाएं धार पे हैं। और बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? जल्दी से बताओ फटाफट। बाघ की गुफाएं किस नदी? किसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाघ की गुफाएं बाघनी नदी के किनारे। कितना ईजी है, इसलिए याद हो जाता है। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? जल्दी से बताना, जल्दी से फटाफट। बाघ है कैसा होता है? डेंजर होता है। तो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। प्रीवियस क्लास में सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ाया गया है। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी की गई है गुप्त काल के टाइम पे। कहाँ पे है? धार में है। सांची का बौद्ध मंदिर रायसेन में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। अजयगढ़ का नचना कुठार मंदिर पन्ना में है। और खोह शिव मंदिर सतना में है। और भूमरा मंदिर नौगौद का है, वो भी सतना में है, ठीक है। तो ये गुप्त काल के कुछ मंदिर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख की। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया घटोत्कच के बारे में, तब मैंने बताया सूपिया अभिलेख के बारे में। कहाँ से मिला? रीवा से मिला। क्या लिखा था इसमें? रीवा से मिले सूपिया अभिलेख में ये बताया गया है कि घटोत्कच ने गुप्त वंश की स्थापना की है, ठीक। फिर कौन सा अभिलेख? सांची अभिलेख। कहाँ से मिला? रायसेन से मिला। फिर मंदसौर अभिलेख कहाँ से मिला? मंदसौर से मिला। मंदसौर अभिलेख में क्या है? सूर्य मंदिर का वर्णन किया गया है। मंदसौर अभिलेख में क्या किया गया है? सूर्य मंदिर का वर्णन किया गया है। और साथ में क्या बताया गया है? साथ में ये बताया इसमें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन के बारे में मंदसौर अभिलेख में बताया गया है। और सूर्य के मंदिर के निर्माण के बारे में भी इसमें उल्लेखित है। एरन अभिलेख सागर में है, अभी बताया मैंने। समुद्रगुप्त जब कहाँ जा रहा था? दक्षिण भारत जा रहा था, तो वो कहाँ से होता हुआ गया है? मध्य प्रदेश के सागर के एरन से होता हुआ, एरन विदिशा दमोह से होता हुआ गया है। तो एरन से हमें अभिलेख मिला है, समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला है, ठीक है। और जिसमें उसने एरन को संभोग नगरी बोला है अपनी। और एरन से हमें सती प्रथा होने के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये 4 अभिलेख थे जो कि गुप्तकालीन अभिलेख हैं।
इतना समझ में आया। अब गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि हम देख लेते हैं। गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ, गुप्त वंश बहुत बड़ा है लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स याद कर रहे हैं, ठीक। गुप्त वंश का में जो सिक्के चलाए गए, कौन से सिक्के थे? एक काय नामक सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? काय नाम के सिक्के थे जो कि गुप्त वंश में चलाए गए थे। ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें मिले हैं विदिशा और दमोह से। ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं विदिशा और दमोह से। और एरन, जो हमें एरन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, एरन कहाँ पे है? सागर में है। एरन से भी हमें गुप्तकालीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसमें गुप्त काल का जो राजकीय चिन्ह होता है गरुड़, उसका चिन्ह अंकित है। किसका चिन्ह अंकित है? गरुड़ का चिन्ह अंकित है। कौन से काल का था? गुप्तकालीन चिन्ह, राजकीय चिन्ह था गरुड़, उसका चिन्ह अंकित है, जो हमें एरन से सिक्के मिले हैं। और गुप्तकालीन जो काय सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? विदिशा दमोह से मिले हैं। और गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि कुमारगुप्त पश्चिम मालवा को जीतने वाला पहला शासक, पहला गुप्त सम्राट था। पश्चिम मालवा, मालवा क्या होता है? मालवा का कौन सा क्षेत्र होता है? मालवा का ये वाला क्षेत्र कहलाता है। ये अलीराजपुर है ना, अलीराजपुर, धार, इंदौर, ये खरगोन, खंडवा, ये पूरा जो अपना क्षेत्र है, ये वाला ये क्षेत्र पूरा मालवा कहलाता है। जब हम अभी जियोग्राफी पढ़ेंगे एमपी की, उसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, ये सब हमारा पूरा मालवा कहलाता है। तो मालवा में ये वाला हो गया, जो इधर पे पार्ट है, ये हो गया पूर्वी मालवा, ये हो गया पश्चिमी मालवा। तो कुमारगुप्त पश्चिमी मालवा को जीतने वाला पहला गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त पश्चिमी मालवा को जीतने वाला पहला गुप्त सम्राट था, ठीक है। और कुमारगुप्त के समय में ही क्या हुआ? कुमारगुप्त के समय में ही हूणों के आक्रमण चालू हुए थे। हूणों के आक्रमण आरंभ हुए थे किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके टाइम पे हुए हैं? सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं स्कंदगुप्त के टाइम पे। हूणों के गुप्त शासन में हूणों के आक्रमण चालू यानी प्रारंभ किसके समय हुए थे? कब स्टार्ट हुए थे? कुमारगुप्त के समय में। हूणों के आक्रमण ख़त्म सबसे ज़्यादा कब हुए? सबसे ज़्यादा हुए स्कंदगुप्त के टाइम पे। कुमारगुप्त पश्चिम मालवा को जीतने वाला पहला गुप्त सम्राट था। और समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसके सिक्के हमें मध्य प्रदेश में मिले। समुद्रगुप्त क्या था? पहला शासक था, जिसके पहला गुप्त वंश का शासक था, गुप्त सम्राट था, जिसके सिक्के हमें मध्य प्रदेश में मिले। अभी मैंने बताया था कहाँ कहाँ मिले, एरन में मिले हैं। एरन में जो मिले जिसमें कि गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह है गरुड़, उसके बारे में पता है। और कहाँ पे मिले हैं? और मिले हैं हमें विदिशा दमोह में काय नामक सिक्के गुप्तकालीन। गुप्त वंश आपका पूरा होता है। एक बार फिर से सुन लो, गुप्त वंश का जो शासनकाल था 240 से 550, संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280। फिर कौन आया? घटोत्कच। लेकिन रीवा के सूफी अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है कि जो घटोत्कच था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। फिर कौन आया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया? एरन अभिलेख करवाया सागर में। इसका एक अभिलेख मिला, समुद्रगुप्त अभिलेख एरन से मिला। फिर आया रामगुप्त। तो दुर्जनपुर विदिशा से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो रामगुप्त था, जो समुद्रगुप्त था, उसने अपने बड़े बेटे रामगुप्त को गद्दी पर बैठाया। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने क्या किया? फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने क्या किया? इसने जो शक राजा थे, जो शक लोग थे, उनको हरा कर, उनको पराजित करके और उसने विजय प्राप्त करी। शक
शक के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय, शक के अंतिम शासक कौन? रुद्रसेन तृतीय को हरा कर उसने क्या किया था? उसने विजय प्राप्त की थी और किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी। फिर आ जाइए आप यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, रायसेन सांची का बौद्ध मंदिर, पन्ना में अजयगढ़ का नशना कुठार मंदिर, सतना में खो शिव मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर नौगौद में। फिर अभिलेख कौन कौन से हैं? मंदसौर में मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख सागर में, रायसेन में सांची अभिलेख, रीवा में सूपिया अभिलेख। कुछ फैक्ट गुप्त वंश के बारे में क्या था? कुमार गुप्त ने क्या किया था? कुमार गुप्त जो था उसने सबसे पहले कुमार गुप्त के ने पश्चिम मालवा को जीता था। कुमार गुप्त के समय में हूणों के आक्रमण चालू हुए। सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके टाइम पे हुए? स्कंद गुप्त के टाइम पे हुए। और फिर नेक्स्ट क्या था आपका? समुद्रगुप्त। तो पहला गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त, जिसके सिक्के हमें मध्य प्रदेश में मिले। ठीक है, इस तरह से गुप्त वंश हमारा पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं औलिकर वंश में। ठीक, औलिकर वंश की स्थापना कहाँ हुई? स्थापना हुई थी मंदसौर में। कहाँ हुई थी? मंदसौर में। और राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी दशपुर। क्या थी? दशपुर। औलिकर वंश की स्थापना हुई मंदसौर में। राजधानी क्या थी? दशपुर। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए थे औलिकर वंश में, जैसे कि नरवर्मन, सिंहवर्मन, यशोधर्मन, है ना। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं औलिकर वंश में। जयवर्मन, नरवर्मन, जयवर्मन, यशोधर्मन आदि। अभी हम पढ़ेंगे यशोधर्मन के बारे में। यशोवर्मन जो है, यशोवर्मन सबसे महत्वपूर्ण शासक है। यशोवर्मन किस वंश का? औलिकर वंश का। ठीक है, औलिकर वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से हमें यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। यशोवर्मन औलिकर वंश से संबंधित था। क्या मिलती है मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी? हमें ये मिलती है कि उत्तर भारत के महान विजयी सम्राट के रूप में इसको निरूपित किया गया है, यानी कि इसने उपाधि धारण की। इसको क्या माना गया कि उत्तरी भारत का महान विजयी सम्राट था ये। कौन? यशोवर्मन। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? इसने धारण की, यशोवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने धारण की थी राजाधिराज, और किसकी की थी? परमेश्वर। और किसकी की थी? और की थी जनेंद्र। किसकी की थी? जनेंद्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? औलिकर वंश। स्थापना कहाँ हुई थी? मंदसौर में। हम क्या पढ़ रहे हैं? औलिकर वंश स्थापना कहाँ हुई? मंदसौर में। राजधानी क्या थी? दशपुर। और इसके औलिकर वंश के शासक कौन कौन से हुए? नरवर्मन, यशोवर्मन, नरवर्मन और यशोवर्मन, नरवर्मन। और कौन से शासक हुए इसके? सिंहवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन का एक अभिलेख है जहां हमको कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यशोवर्मन का अभिलेख मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि ये उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण विजयी सम्राट था। इसको उपाधियाँ दी गई। किस किस की उपाधि दी गई? जनेंद्र, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि दी गई। ठीक है, आया समझ में? जिस समय मालवा पर हूण
और वाकाटक वंश शासन कर रहे थे। किस समय? जिस समय मालवा पर हूण और वाकाटक वंश शासन कर रहे थे, उस समय यशोवर्मन ने अपने आप को मालवा में एक स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी इसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक। और क्या किया इसने? हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। और क्या किया था इसने? हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। जब ये इसकी मृत्यु हो गई, इसके मृत्यु के बाद जो गुप्त काल के शासक थे, उन्होंने ये औलिकर वंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। औलिकर वंश आपका ख़त्म हुआ, इतना ही था, कुछ नहीं था। औलिकर वंश की स्थापना मंदसौर में, औलिकर वंश की राजधानी दशपुर, और महत्वपूर्ण शासक जयवर्मन, सिंहवर्मन और यशोवर्मन, यशोधर्मन है, सॉरी यशोवर्मन नहीं है, यशोधर्मन है। यशोधर्मन क्या है? यशोधर्मन, यशोधर्मन। ठीक है। और यशोधर्मन, और एक मंदसौर अभिलेख है जिसके बारे में हमें यशोधर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है जानकारी? कि यशोधर्मन उत्तरी मालवा का सबसे विजयी सम्राट था, और इसने क्या किया? जिस समय हूण और वाकाटक वंश मालवा में अपना विस्तार कर रहे थे, राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय इसने मालवा में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने की? यशोधर्मन ने की। ठीक है। और इसने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल किस वंश का था? हूण का था, हूण था मिहिर कुल। ठीक है। और क्या था इसके बारे में? बस इतना ही था। इसने कौन कौन सी उपाधि ग्रहण की? इसने जनेंद्र, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि? राजाधिराज, परमेश्वर और जनेंद्र। इतना ही था आपका औलिकर वंश। औलिकर वंश अब खत्म। कौन सा वंश हमने पढ़ा अभी? गुप्त वंश और औलिकर वंश। अब हम क्या पढ़ेंगे? चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। इन्हें क्या बोला जाता है? जेजाग भुक्ति के चंदेल। क्या बोलते हैं इनको? जेजाग भुक्ति के चंदेल। किसने स्थापना की? नन्नुक। कब की? 831 में। कब की? 831 में। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? नन्नुक ने की। कब की? 831 में। ठीक है। इन्हें और क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है जेजाग भुक्ति के चंदेल। जेजाग भुक्ति के चंदेल। राजधानी क्या थी? खजुराहो। राजधानी क्या थी? खजुराहो। ठीक है। ठीक। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की। इन्हें जेजाग भुक्ति के चंदेल क्यों कहा जाता है? नन्नुक के पोते का नाम था जय शक्ति या जेजाग, उसी के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा जेजाग भुक्ति, है ना। तो इनको क्या बोला जाने लगा? जेजाग भुक्ति के चंदेल। राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। बहुत सारे इनके शासक हुए, राजा हुए। नन्नुक हुआ, फिर नन्नुक के बाद आता है आपका वाकपति, फिर जय शक्ति। जय शक्ति के बाद आता है आपका विजय शक्ति, फिर राहिल, फिर हर्ष। हर्ष के बाद आता है आपका यशोवर्मन। यशोवर्मन के बाद आता है धंगदेव, फिर गंडदेव, फिर विद्याधर। इस तरह करके बहुत सारे शासक हुए। हम सिर्फ जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ ऐतिहासिक मंदिर या फिर कुछ ऐसा काम किया है, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे और हम बाकी नहीं देखेंगे। बाकी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। बहुत बड़ा हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री बहुत अपने आप में काफ़ी बड़ी है। हम पढ़ रहे हैं यशोवर्मन से, चालू करते हैं। किससे चालू कर रहे हैं? यशोवर्मन। औलिकर वंश में कौन था? यशोधर्मन। ठीक। यहाँ पे कौन है? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने क्या किया था? यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या किया था? यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था।
ठीक, कहाँ करवाया था? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पे है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या किया इसने? अपनी राजधानी, क्या किया था इसने अपनी राजधानी ये प्रतिहारों, इनके साथ साथ चंदेल वंश के साथ साथ प्रतिहार वंश भी चल रहा था। मतलब एक साथ काफ़ी वंश चलते थे ना। चंदेल वंश के साथ साथ एक कौन सा वंश चल रहा था? प्रतिहार वंश। ठीक है, तो प्रतिहार वंश चल रहा था। तो इसने क्या किया? यशोवर्मन ने अपनी राजधानी प्रतिहारों से छीन के, महोबा को छीन के अपनी राजधानी क्या बनाई? महोबा। तो यशोवर्मन ने अपनी राजधानी क्या बनाई? महोबा। क्या बनाई? महोबा। ठीक, आ गया समझ में? चंदेल वंश की स्थापना किसने की? नन्नुक ने की। कब की? 831 ईस्वी में की। राजधानी क्या थी? खजुराहो थी चंदेलों की। और कुछ इसके बाद बहुत सारे शासक हुए। नन्नुक के बाद वाकपति, फिर उसके बाद हुआ जय शक्ति के बाद हुआ विजय शक्ति, फिर राहिल, हर्ष, फिर यशोवर्मन। तो यशोवर्मन आया। यशोवर्मन ने क्या करवाया? खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? महोबा में। ठीक है, फिर कौन आया? फिर आया धंगदेव। कौन आया? धंगदेव। धंगदेव ने क्या किया? धंगदेव ने जीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री पढ़ रहे हैं हम, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? धंगदेव ने। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने। कहाँ है? खजुराहो में। फिर और धंगदेव ने क्या किया था? धंगदेव ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चालू करवाया था, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा करवाया था विद्याधर ने। विद्याधर कब आएगा? धंगदेव के बाद आएगा गंडदेव। गंडदेव के बाद आएगा विद्याधर। गंडदेव का पुत्र था विद्याधर। ठीक, गंडदेव का पुत्र था विद्याधर। कौन था? विद्याधर। विद्याधर एक महत्वपूर्ण शासक था। विद्याधर कौन था? एक महत्वपूर्ण शासक था। अभी पढ़ेंगे हम विद्याधर के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, राजधानी बनाई महोबा। और उसके बाद फिर कौन आया? धंगदेव। धंगदेव ने क्या निर्माण करवाया? जीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। और इसने क्या किया? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में उसका निर्माण चालू करवाया, लेकिन पूरा किसने करवाया? विद्याधर ने। फिर आता है गंडदेव। गंडदेव ने क्या करवाया? गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंडदेव ने। ठीक है, आया समझ में? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। कब की स्थापना? 831 ईस्वी में। राजधानी खजुराहो। कौन कौन हुआ? यशोवर्मन, उसने अपनी राजधानी महोबा बनाई। धंगदेव जीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ में अपनी राजधानी, इसने तो महोबा बना दी थी, लेकिन धंगदेव ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कलिंजर। क्या बनाई? कालिंजर। धंगदेव ने अपनी राजधानी बनाई कालिंजर। उसके बाद गंडदेव आया। गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया।
फिर कौन आया? विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया? धंगदेव ने जो कंदरिया महादेव मंदिर था खजुराहो में, उसका निर्माण चालू करवाया था। लेकिन पूरा किसने करवाया? विद्याधर ने। कौन से मंदिर का? कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ है ये मंदिर? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। ठीक है, आया समझ में? अब हम विद्याधर के बारे में एक चीज़ पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। विद्याधर महत्वपूर्ण शासक था। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया था। विद्याधर ने क्या किया था? 1019 ईस्वी में। कब? 1019 ईस्वी में। 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया। क्यों वध कर दिया था? क्योंकि ये जो प्रतिहार शासक राजपाल था, ये क्या किया था? महमूद गजनवी से जब इनकी लड़ाई हुई, इनके युद्ध तो होते रहते थे, राजा महाराजाओं के युद्ध तो होते रहते थे, है ना। तो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया प्रतिहारों के ऊपर, तो प्रतिहार शासक जो था राजपाल, वो भाग खड़ा हुआ। लड़ाई नहीं, लड़ने की जगह पे, लड़ने की बजाय महमूद गजनवी से क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ। तो विद्याधर को आ गई गुस्सा कि ऐसे कैसे तुम मतलब राजपूत होके और ये होके और तुम मतलब मुंह दिखा के, पीठ दिखा के भाग सकते हो। तो विद्याधर ने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। कब कर दी? 1019 ईस्वी में। ठीक। और विद्याधर के बारे में क्या करेंगे? विद्याधर अब ये अच्छा खासा शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, बढ़िया शासक था, अच्छे से चलाता था हर अपना राजकाज। ठीक। तो इसने क्या किया था? इसमें मालवा में उस समय शासन कर रहे थे राजा भोज। कौन शासन कर रहे थे मालवा में? राजा भोज। तो विद्याधर ने मालवा के शासक राजा भोज और कलचुरी के शासक गांगेय देव को भी परास्त किया था। बहुत बार ये शायद ये क्वेश्चन में भी आया है एग्ज़ाम में कि जो गांगेय देव थे, पीएससी ने पूछा है, वो किस वंश के थे? गांगेय देव। बहुत लोगों ने इसका आंसर पहले क्या लिखा था? परमार वंश। लेकिन गांगेय देव परमार वंश के नहीं थे, गांगेय देव कलचुरी वंश के थे। ठीक है। कलचुरी वंश कहाँ पे था? त्रिपुरी, जबलपुर में। त्रिपुरी में था। त्रिपुरी कहाँ था? जबलपुर में। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया? मालवा के शासक राजा भोज और कलचुरी के शासक गांगेय देव को परास्त किया था। ठीक है। और परास्त करके उनका जो राज्य था वो अपने अधीन कर लिया था। ठीक। और इसने क्या किया? इसने 1020-21 में। कब? 1019 में तो उसको मार दिया था, प्रतिहार शासक राजपाल को। 1020-21 में क्यों मार दिया था? क्योंकि महमूद गजनवी ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, प्रतिहार शासकों के ऊपर। किसने आक्रमण कर दिया था? महमूद गजनवी ने। तो प्रतिहार शासक डर के मारे उससे लड़े नहीं, कुछ नहीं किए और पीठ दिखा के भाग गए। तो विद्याधर को आ गई गुस्सा और उसने क्या कर दिया? इनको वध कर दिया, हत्या कर दी राजपाल की। कौन थे राजपाल? प्रतिहार शासक। विद्याधर ने क्या किया? 1020-21 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ इसने एक संधि कर ली। किसके साथ संधि कर ली? महमूद गजनवी के साथ संधि कर ली। तो महमूद गजनवी ने प्रसन्न होकर इसको 15 किले अपने उधार में दे दिए। किसको दे दिए? विद्याधर को दे दिए। कितने किले दे दिए? 15 किले दे दिए। कब दे दिए? 20-21 में दे दिए। ठीक है। इस तरह। और इसने क्या करवाई? तो मैंने बता ही दिया था, पुरस्कार के रूप में दिए थे इसको। और मैंने बताया ही था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण पूरा भी कराया था विद्याधर ने। ठीक। तो ये विद्याधर आपका कंप्लीट हुआ। ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। विद्याधर के बाद भी हमारे बहुत सारे शासक हुए। ठीक। जैसे कि कौन कौन से शासक हुए थे आपके? त्रैलोक्यवर्मन और त्रैलोक्यवर्मन, विजयपाल, देववर्मन, है ना। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आपके आते हैं वो आते हैं आपके परमर्ती देव, यानी परमल देव। ठीक। परमर्ती देव वो थे जिनके दरबार में कौन रहते थे?
कौन रहते थे? जागनिक रहते थे, जिन्होंने आल्हा उदर आल्हा खंड की रचना भी की है। ठीक है, कौन रहते थे? जागनिक रहते थे। ठीक, परवर्ती देव, ये इतना पहले समझ में आया, फिर मैं रिमूव करूं क्योंकि अब हमें नेक्स्ट भी तो लिखना है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की, 831 ईस्वी में की, राजधानी खजुराहो थी। कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ते हैं। यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, राजधानी महोबा है। ठीक है, फिर कौन आए? धंगदेव ने दीनानाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया और यशोवर्मन ने अपनी राजधानी क्या बनाई? महोबा। धंगदेव ने अपनी राजधानी क्या बनाई? कालिंजर, जो कि 100 वर्षों तक रही, बाद में उसके बाद खजुराहो हो गई। गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। गंडदेव के ही पुत्र थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। ठीक, गंडदेव ने चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। गंडदेव के ही पुत्र थे विद्याधर। धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, उसका निर्माण चालू करवाया था, लेकिन पूरा करवाया है विद्याधर ने। विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और क्या किया? और 1019 ईस्वी में इन्होंने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि महमूद गजनवी ने जब प्रतिहारों के ऊपर आक्रमण किया तो ये राजपाल उससे लड़ने की जगह भाग खड़े हुए थे, तो विद्याधर को आ गई थी गुस्सा और उन्होंने क्या किया? राजपाल का वध कर दिया। और 1020-21 में महमूद गजनवी से संधि कर ली थी और महमूद गजनवी ने प्रसन्न होकर उपहार के स्वरूप में विद्याधर को 15 किले उपहार के स्वरूप में भेंट किए। इतना आ गया समझ में? कुछ नहीं है, नन्नुक है, धंगदेव, गंडदेव। मेन है कि ना चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। किसने बनवाया था? मेन ये चीज़ है कि किन किन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। जैसे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंडदेव। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विद्याधर ने। ठीक है, चालू करवाया था लेकिन पूरा तो विद्याधर ने करवाया था ना, तो नाम तो विद्याधर का ही आएगा। और क्या था? हाँ, प्रतिहार शासक की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? विद्याधर ने। ठीक, अब आगे और भी हैं शासक, बहुत सारे, लेकिन सब आए गए, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं है। अब जो सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक है वो कौन है? परमर्ती देव, यानी कि परमल देव, जिनकी दरबार में जागनिक रहते थे, जिन्होंने आल्हा खंड की रचना की थी। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? परमर्ती देव की बात कर रहे हैं। ठीक, या फिर परमल देव, परमर्ती देव या परमल देव। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? परमर्ती देव या फिर परमल देव की। इधर से लिखते हैं, उधर पे शायद अच्छे से दिखेगा नहीं आप लोग को। परमर्ती देव या परमल देव। ठीक है, तो परमल देव की हम बात करें तो क्या बात करेंगे कि जो परमर्ती देव थे उन्होंने, ये चंदेल वंश के एक महत्वपूर्ण क्या थे? शासक थे। चंदेल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने 16 वर्षों तक शांतिपूर्वक राज्य किया। किसी ने इनके राज्य में कोई हमला नहीं किया, कुछ नहीं। 16 वर्षों तक इन्होंने शांतिपूर्वक राज्य किया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सन 1182 में, कब? 1182 में किसने आक्रमण कर दिया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने आक्रमण कर दिया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया और परमर्ती देव के दरबार में रहते थे आल्हा उदर। कौन रहते थे? आल्हा उदर। और आल्हा उदर का सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से
और आल्हा उधर वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक, 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था परमर्ती देव में। उस समय इनके शासन में कौन रहते थे? आलाउदर रहते थे। पृथ्वीराज चौहान का सामना आलाउदर से हुआ, आलाउदर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर 1202-3 में, कब? 1202-3 में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने परिमलती देव के राज्य में आक्रमण किया। कब किया? 1202-3 में। तो ये क्या किए? ये हार गए। और क्या किए? कुतुबुद्दीन ऐबक के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे सॉरी, माफ़ी मांगने लगे। क्या करने लगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के पैर में ऐसे गिड़गिड़ा के माफ़ी करने लगे कि माफ़ी मांगने लगे, हमारा राज्य छोड़ दो। उससे लड़े नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़े नहीं, उससे क्या करने लगे? पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगने लगे, अरे प्लीज़ मेरा वो छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, है ना, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। तो जो परमर्ती देव के जो मंत्री थे ना, इनको बड़ी गुस्सा आ गई इनके ऊपर। किसको आ गई गुस्सा? परमर्ती देव के मंत्रियों को। उनको ऐसा लगा कि ये हमारा राजा कैसा राजा है हमारा, जो खुद दुश्मन के पैर पकड़ के बोल रहा है, लड़ नहीं रहा है, ये लड़ नहीं रहा है और पैर पकड़ के बोल रहा है कि अरे अपने राज्य की भीख मांग रहा है पैर से गिड़गिड़ा के। तो इनके मंत्रियों को आ गई गुस्सा और इन्होंने क्या किया? इसकी मंत्रियों ने क्या किया? परमर्ती देव की हत्या कर दी। ठीक, क्या किया? मंत्रियों ने परमर्ती देव की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बात कहानी हुई। फिर उसके बाद कब आए परमर्ती देव? जब आए तो उन्होंने 16 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। उस समय कोई भी किसी ने भी हमला नहीं किया। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया, तब इनका सामना आल्हा से हुआ। आल्हा वीर गति को प्राप्त हुए। 1202-3 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया, तब परमर्ती देव लड़ने की जगह उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे और अपने राज्य को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगे। तो परमर्ती देव के जो मंत्री थे, ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गई और मंत्रियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ही परमर्ती देव की हत्या कर दी। ठीक, और इनके दरबार में इनके दरबार में कुछ जो वो हुए हैं, एक अभी बताया मैंने, जागनिक थे, विद्वान थे इनके दरबार में। जागनिक कौन थे? जागनिक की रचनाएं थी आलाखंड, परिमलराशो, आलाखंड, परिमलराशो। किसकी रचना है? जागनिक की। आलाखंड और परिमलराशो किसकी रचना है? जागनिक की। इस तरह से आगे और भी शासक हुए चंदेल वंश में, लेकिन कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। त्रैलोक्यवर्मन था और भी बहुत सारे थे। फिर अंत में आया हम्मीरवर्मन। कौन आया? अंत में कौन आया? हम्मीरवर्मन, जिसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करके और अपने सल्तनत में ये पूरा वंश शामिल कर लिया। ठीक, कब कर लिया? हम्मीरवर्मन ने हार गया हम्मीरवर्मन। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरवर्मन की जो पूरा साम्राज्य था उसको अपने में मिला लिया, यानी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने मिला लिया? किसमें मिला लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मिला लिया। इस तरह से आपका चंदेल वंश पूरा होता है। चंदेल वंश में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं बताने के लिए? चंदेल वंश में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बताने के लिए। स्थापना नन्नुक ने की 831 ईस्वी में की। ठीक, कौन कौन शासक था? नन्नुक के बाद वाकपति, फिर आया विजय शक्ति, फिर आया जय शक्ति, फिर आया राहिल। ठीक है, वाकपति के बाद आया आपका जय शक्ति, फिर विजय शक्ति, फिर राहिल, फिर हर्ष। ठीक है, फिर ये सब लोग आए और फिर उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने वो किया,
सब के सब शासक आए। फिर उसके बाद जो मेन शासक था कौन था, यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने क्या किया था, यशोवर्मन ने किया था खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी महोबा को बनाई। फिर आया कौन आया, धंगदेव आया। धंगदेव ने पार्श्वनाथ, दीनानाथ, जैननाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, और राजधानी कलिंजर स्थापित की। फिर आया गंडदेव। गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आए कौन आए, विद्याधर आए। धंगदेव ने कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण चालू करवाया था, लेकिन विद्याधर ने इसे पूरा करवाया। विद्याधर जब आए, विद्याधर ने क्या किया, विद्याधर ने कब विद्याधर ने 1019 में जो प्रतिहार वंश के शासक थे राजपाल, उनका वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वो महमूद गजनवी से लड़े नहीं थे, भाग खड़े हुए थे। और 1020 में क्या किया था, महमूद गजनवी से संधि कर ली थी। और संधि करने के बाद महमूद गजनवी ने उन्हें उपहार के तौर पे क्या दिया था, 15 किले उपहार दिए थे। फिर आए और भी शासक आए, लेकिन फिर उसके बाद जो मुख्य थे वो थे परमर्ती देव, ठीक है। परमर्ती देव सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे, अंतिम शक्तिशाली शासक थे परमर्ती देव। इन्होंने 16 वर्ष तक ये शांतिपूर्वक शासन किए। 1182 में कौन आया, पृथ्वीराज चौहान आया, आक्रमण किया उनके राज्य में। पृथ्वीराज चौहान से सामना किसका हुआ, आल्हाउदर से हुआ। आल्हाउदर वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर 1202-3 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया। तो ये कुतुबुद्दीन, परमर्ती देव जो हमारे राजा जी थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़े नहीं, उससे क्या करने लगे, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। तब उनके मंत्रियों ने क्या किया, परमर्ती देव की हत्या उनके मंत्रियों ने कर दी, क्योंकि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या किए थे, पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मेरा राज्य छोड़ दो, उनसे लड़ नहीं रहे थे। ऐसा करके अब आखिरी में क्या हुआ, परमर्ती देव के शासनकाल में कुछ जो एक जागनिक थे, जो कि क्या थे, विद्वान थे, उनकी रचना थी आलाखंड और परिमल राशो, ठीक है। और भी शासक हुए, त्रैलोक्यवर्मन हुआ, और भी बहुत सारे शासक हुए। अंत में जो शासक होता है, आखिरी शासक, वो था हम्मीरवर्मन। हम्मीरवर्मन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके हम्मीरवर्मन को परास्त करके और पूरा जो चंदेल वंश का था उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से चंदेल वंश हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे परमार वंश। कौन सा वंश, परमार वंश। परमार वंश के लोग कहाँ के थे, मालवा के थे। मालवा के परमार वंश, राजा भोज इसी में आते हैं, ठीक है। परमार वंश और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक। परमार वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उदय प्रशस्ति से मिलती है। कहाँ से मिलती है, उदय प्रशस्ति से मिलती है। परमार, मालवा के परमार है ये। मालवा में किसका, परमार वंश कहाँ शासन करते थे, तो परमार वंश मालवा में शासन करते थे। परमार वंश कहाँ शासन करते थे, तो मालवा में शासन करते थे। इनकी राजधानी क्या थी, पहले इनकी राजधानी थी उज्जैन, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी धार में। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी धार बना ली। पहले राजधानी क्या थी, उज्जैन, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली, धार बना ली। मालवा, परमार वंश कहाँ शासन करते थे, मालवा में। हमें कहाँ से पता चलता है, उदय प्रशस्ति से। राजधानी उज्जैन, बाद में क्या बना ली, धार। वेरी गुड। चलो अब यहाँ परमार वंश के बहुत सारे शासक हुए, जैसे कि अरे हाँ, स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी उपेंद्र कृष्ण राज ने। किसने की थी, उपेंद्र कृष्ण राज। 9वीं शताब्दी में की थी। कब की थी, 9वीं सदी में की थी।
परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी, 9वीं सदी में की थी, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे शासक हुए, जैसे सियक प्रथम हुआ, उसके बाद वैरी सिंह प्रथम हुआ, वैरी सिंह प्रथम के बाद सियक प्रथम, जय सिंह, सियक द्वितीय, वाकपति राजमुंज, बहुत सारे शासक हुए। लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट शासक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शासकों में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सियक द्वितीय के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सियक द्वितीय। सियक द्वितीय एक सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था परमार वंश का। किसका वंश, कौन से वंश का शासक था सियक द्वितीय? परमार वंश का शासक था। सियक द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई, बाद में धार कर ली थी। और इसने क्या किया था? राष्ट्रकूट नरेश को हराया था। इसने क्या किया था? राष्ट्रकूट नरेश को हराया और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सियक द्वितीय, मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सियक द्वितीय ने की थी। सियक द्वितीय परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसने राष्ट्रकूट, इसने क्या किया था? सियक द्वितीय ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और राष्ट्रकूट नरेश को हराया था। फिर कौन महत्वपूर्ण शासक आता है? वाकपति राजमुंज। कौन आता है? वाकपति राजमुंज। इसके बीच में भी और शासक हुए, लेकिन हम सिर्फ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। वाकपति राजमुंज के जब शासक आया तो इसके ऐसा बोला जाता है कि मालवा में स्वर्ण युग चालू हुआ। मालवा का स्वर्ण युग चालू हुआ किसके शासन से? वाकपति राजमुंज के शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग चालू हुआ, ठीक। इसने क्या किया? इसने मुंज सागर झील की स्थापना की। कहाँ? धार में। मुंज सागर झील कहाँ है? धार में है। मुंज सागर झील कहाँ पे है? धार में है। वाकपति राजमुंज ने मुंज सागर झील बनवाई। कहाँ बनवाई? इसने धार में बनवाई, ठीक है। और इसने एक शिवलिंग का भी निर्माण करवाया, ठीक। इसके राज्य में कुछ विद्वान हुए। किसके राज्य में विद्वान हुए? वाकपति राजमुंज के राज्य में कुछ विद्वान हुए, जैसे कि धनिक, पद्मगुप्त, आदि। पद्मगुप्त की रचना है नवसहसांक चरित्र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवसहसांक चरित्र किसकी रचना है? तो नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त की रचना है, ठीक है। ये किसके दरबार में पद्मगुप्त रहते थे? वाकपति राजमुंज के दरबार में रहते थे। धनिक की रचना क्या है? दशारूपावलोक। धनिक की रचना क्या है? दशारूपावलोक। किसकी रचना है? ये है धनिक की रचना, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? परमार वंश। जानकारी कहाँ से मिलती है? उदय प्रशस्ति से। कहाँ पे शासन करते थे? मालवा में। राजधानी क्या थी? उज्जैन। बाद में क्या बना ली? धार। महत्वपूर्ण स्थापना किसने की? उपेंद्र कृष्ण राज ने। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। फिर महत्वपूर्ण शासक सियक द्वितीय, इसने क्या किया था? राष्ट्रकूट नरेश को हराया था। और क्या किया था? और इसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। फिर कौन आया? वाकपति राजमुंज आया। इसने धार में मुंज सागर झील बनवाई। क्या बनवाई? मुंज सागर झील। और इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जैसे कि पद्मगुप्त। पद्मगुप्त की रचना क्या है? नवसहसांक चरित्र। और धनिक रहते थे। धनिक की रचना क्या है? दशारूपावलोक। क्या रचना है? दशारूपावलोक, ठीक है। फिर कौन हुआ? वाकपति राजमुंज के बाद कौन आया? इसका भाई गद्दी में बैठा। भाई था, भाई का नाम था सिद्धराज। क्या नाम था? सिद्धराज। ये गद्दी में बैठा, ठीक है। ये गद्दी में बैठा। इसके बाद इसका पुत्र आया, वो था राजा भोज। कौन था? राजा भोज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक
राजा भोज, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे लिखना है। एक बार एंड में मैं रिवाइज कर दूँगी, बता दूँगी, ठीक। कौन आया अब? राजा भोज। सब जानते हैं इनके बारे में, राजा भोज के बारे में। राजा भोज ने क्या किया? राजा भोज राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राजा भोज का शासनकाल कब से कब तक था? पहले ये देख लो, 1010 से 1055 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1010 से 1055 ईस्वी तक था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। कहाँ करवाया? चित्तौड़गढ़ में करवाया। शासनकाल कब से कब तक था? 1010 से 1055 ईस्वी तक था। फिर क्या किया इन्होंने? 1044 में चालुक्य नरेश 1044 में चालुक्य नरेश कौन था? सोमेश्वर प्रथम। इनकी राजधानी क्या थी? धार। राजा भोज की राजधानी क्या थी? धार। तो 1044 ईस्वी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने इनकी धारा नगरी पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और धारा नगरी को आग लगा दी और राजा भोज वहाँ से भाग गए। ठीक है, धारा नगरी को आग लगा दी। किसने लगा दी? चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने। राजा भोज वहाँ से भाग गए। जब सोमेश्वर प्रथम वहाँ से गया अपने राज्य को, राजा भोज पुनः आ गए। ठीक, और क्या किया इन्होंने? इनका जो संघर्ष था वो विद्याधर, अभी हमने पढ़ा था विद्याधर, चंदेल वंश अभी हमने पढ़ा है। चंदेल वंश में विद्याधर पढ़ा था ना, जिसने राज्य जो प्रतिहार वंश के शासक थे, राजपाल, उनकी हत्या कर दी थी। तो वही जो विद्याधर थे, विद्याधर से इनका 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वो भी शक्तिशाली, ये भी शक्तिशाली। दोनों ही जो विद्याधर थे राजा चंदेल वंश के, दोनों ही अपना, अब राजा जो शक्तिशाली होगा सब अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाना चाहता है ना। तो राजा भोज भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और जो विद्याधर था वो भी, ये दोनों समकालीन थे, साथ साथ चल रहे थे। और जो विद्याधर था वो भी अपना जो राज्य था, साम्राज्य था, वो बढ़ाना चाहता था, उसका विस्तार करना चाहता था। तो क्या हुआ कि ग्वालियर जो एक जगह थी, ग्वालियर आपको पता है, ग्वालियर यहाँ पे एक जगह ऊपर है। तो ग्वालियर में जो कछवाह वंश उस समय राज कर रहे थे। कौन से वंश? कछवाह वंश उस समय राज कर रहे थे। वो सामंत थे चंदेलों के। किसके सामंत थे? चंदेलों के सामंत थे। यानी कि ये किसके पक्ष में रहते? विद्याधर के पक्ष में। जब विद्याधर के पक्ष में ये आ गए तो राजा भोज को पराजित होना पड़ा। विद्याधर की मृत्यु के बाद राजा कछवाह जो है राजा भोज से मिल गए। और क्या हुआ? राजा भोज ने इनका भी राज्य साम्राज्य अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से राजा भोज का धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया। ठीक, इनका जो इन्होंने और क्या किया था? 1044 की बात है। 1034 में क्या किया? 1034 में धार में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किसने? राजा भोज ने। 1034 में धार में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जिसका नाम था भोजशाला। क्या नाम था? भोजशाला। ठीक, वहाँ पे वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी की प्रतिमा रखवाई। ठीक, 1034 में धार में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा भोजशाला।
वहाँ पे क्या करवाई, एक वाग देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई। किसकी प्रतिमा? वाग देवी की प्रतिमा। ठीक। फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण? मालवा में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया था। आईने मुल्क के नेतृत्व में किया। और क्या किया, ये जो वाग देवी की प्रतिमा थी, जो राजा भोज ने रखवाई थी, वाग देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया। ठीक, क्या किया, नष्ट कर दिया। फिर बाद में अंग्रेज आ गए 1800 में, और वो ये वाग देवी की प्रतिमा को उठाकर ले गए। अभी ये वाग देवी की प्रतिमा कहाँ है? लंदन में है। ठीक है। परमार वंश के राजा भोज सबसे इम्पोर्टेंट। राजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 तक चला। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। 1044 में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से क्या हुआ, इनका चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने क्या कर दिया, इनकी धारा नगरी में आक्रमण किया और आग लगा दी। 1034 में इन्होंने धार में एक भोजशाला का निर्माण करवाया। वहाँ पे वाग देवी की प्रतिमा अर्थात सरस्वती देवी की प्रतिमा रखवाई। जब 1305 में मालवा में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया आईने मुल्क के नेतृत्व में, तो वो यह प्रतिमा को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। और 1800 में जब अंग्रेज आए तो ये प्रतिमा लेके चले गए, और अभी ये प्रतिमा कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, ये हो गया राजा भोज के बारे में। और क्या, इन्होंने भोज तालाब बनवाया है। ठीक है, और क्या किया इनने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रायसेन में, आपको पता है रायसेन में भोजपुर एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का मंदिर बनवाया है। सबको पता होगा, सब भोजपुर गए होंगे, है ना। रायसेन में है भोजपुर, वहाँ पे राजा भोज ने शिवलिंग का मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या किया, जो राजा भोज थे ये खुद एक बहुत बड़े कवि थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, मतलब इनको कविराज की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली, कविराज की उपाधि मिली। ये खुद बहुत ज़्यादा कविता लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, बहुत कुछ करते थे ये। तो इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में, स्थापत्य शास्त्र में, और बहुत सारे धर्म में इन्होंने, वेद में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों में इन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा है। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र का इनका एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है आयुर्वेदा वर्चस्व। आयुर्वेदा वर्चस्व ये किसका है, चिकित्सा शास्त्र में इनका लिखा हुआ किताब है। और स्थापत्य शास्त्र में इन्होंने जो लिखा है वो है सम्रागण सूत्रधार। सम्रागण सूत्रधार ये स्थापत्य कला का है, ये चिकित्सा का है। किसने लिखा है, राजा भोज ने लिखा है। ठीक है, इस तरह से राजा भोज हमारे कंप्लीट होते हैं। राजा भोज को क्या हुआ, राजा भोज तो कंप्लीट जो उन्होंने करवाया, इनका शासन ये सब कुछ हो गया ना। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो आपको पता है भीम प्रथम चालुक्य नरेश था और लक्ष्मी कर्ण कलचुरी नरेश था। भीम प्रथम कौन था, चालुक्य नरेश, गुजरात के चालुक्य थे ये। और कौन था, लक्ष्मी कर्ण कलचुरी नरेश था। इन दोनों ने मिलके साजिश करके राजा भोज की हत्या कर दी। ठीक, इन लोगों ने क्या किया, राजा भोज की हत्या कर दी। किसने किसने हत्या कर दी, किसने किसने हत्या कर दी, तो चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण ने राजा भोज की हत्या कर दी। राजा भोज के बाद उनका बेटा आया जय सिंह, फिर आया उदयादित्य
कौन आया जय सिंह के बाद? उदयादित्य आया। उदयादित्य ने विदिशा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विदिशा में इसने निर्माण करवाया और विदिशा में ही उदयगिरी की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे हैं? विदिशा में है। यहाँ पे एक और जो 20वें नंबर की गुफा है वो आपकी संबंधित है जैन धर्म से, और जो 5वें नंबर की गुफा है वो संबंधित है वैष्णव धर्म से। ठीक, उदयादित्य जो था वो परमार वंश का शासक था। उदयादित्य किस वंश का शासक था? परमार वंश का शासक था। उदयादित्य ने विदिशा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और क्या किया? विदिशा में इसने क्या किया? उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में ही हैं, और 1 और 20 जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। जो 5वीं नंबर की गुफा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस तरह जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था इनका परमार वंश का वो था महकल देव। कौन था? महकल देव। अंतिम महत्वपूर्ण शासक परमार वंश का कौन था? महकल देव। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आईने मुल्क के नेतृत्व में आक्रमण करवा के महकल देव को पराजित करके अपने साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत में पूरा जो मालवा राज्य था वो मिला लिया। ठीक, और अंतिम शासक कौन था? संजीव सिंह परमार। महत्वपूर्ण शासक को अंतिम महत्वपूर्ण शासक था महकल देव, लेकिन परमार वंश का जो अंतिम शासक था वो था संजीव सिंह परमार। ठीक है, परमार वंश खत्म होता है। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे। परमार वंश की स्थापना किसने की? उपेंद्र कृष्ण राज ने की। वेरी गुड। 9वीं शताब्दी सदी में की। वेरी गुड। ठीक है, और कौन सबसे महत्वपूर्ण शासक कहाँ पे इन्होंने शासन किया? परमार वंश ने मालवा में शासन किया। और परमार वंश जो था इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक सियक द्वितीय था। सियक द्वितीय ने क्या किया था? राष्ट्रकूट नरेश को हराया था और क्या किया था? मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक, फिर कौन आया? वाकपति राजमुंज आया। वाकपति राजमुंज ने क्या किया? वाकपति राजमुंज ने जब ये आया तो ऐसा माना गया कि मालवा का स्वर्ण युग चालू हुआ है। ठीक, और इसने क्या किया? वाकपति राजमुंज ने धार में मुंज सागर झील की स्थापना की। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वाकपति राजमुंज ने क्या के दरबार में कुछ विद्वान हुए, जैसे कि धनिक, धनंजय और पद्मगुप्त। पद्मगुप्त की रचना है नवसहसांग चरित्र। धनिक की रचना है दशारूपावलोक। ठीक है, और उसके बाद वाकपति राजमुंज के बाद कौन आया? उसका भाई सिद्धराज गद्दी पर बैठा। सिद्धराज के बाद उसका पुत्र राजा भोज गद्दी में आए। राजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 तक था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या किया? 1044 में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? इनकी धारा नगरी में आक्रमण कर दिया और धारा नगरी पूरी तरह जला दी। 1034 में उन्होंने धार में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जिसका नाम भोजशाला रखा। वहाँ पे एक वाघ देवी की प्रतिमा भी रखवाई। इस वाघ देवी की प्रतिमा को जब 1305 में कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने नष्ट कर दिया। ठीक, उसने नष्ट कर दिया और खंडित कर दिया। फिर 1800 में अंग्रेज आए तो ये वाघ देवी की प्रतिमा को लेके चले गए। कहाँ? अभी कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? हाँ, उसके बाद इन जो राजा भोज के ने वो लिखा है चिकित्सा शास्त्र में जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है आयुर्वेदा वर्चस्व, और स्थापत्य शास्त्र में जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सबनागण सूत्रधार। ठीक है, फिर इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था महकल देव, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मिला लिया, और अंतिम शासक था संजीव सिंह परमार। इसी के साथ आपका परमार वंश
ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा गुप्त, औलिकर, चंदेल और परमार, सारे इम्पोर्टेंट पढ़े हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे परमार वंश। कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम जितने भी वंश हैं सब ख़त्म कर लें, यानी कि अब मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत चालू होगी, उसके बाद फिर बुंदेला, बघेला, भोपाल रियासत, ये सब आएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि कल हम कंप्लीट कर लें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो कल हम और स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ पढ़ने से पहले, कल का लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ एक बार रिवीजन करके आइएगा पूरी क्लास का, ठीक है। ओके, थैंक यू।